नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इस समय दुनिया में बहुत उथल-पुथल चल रहा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के नाम पर हो, चाहे वो सोना चांदी को लेकर हो, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स को लेकर हो। सब कुछ जानना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, आगे जो आने वाला दिन है या सुबह जो हो रही है वो कैसा हो रहा है। चाहे आप शेयर मार्केट के हिसाब से देखिए, लेकिन अब जिस तरह से युद्ध के आसार नज़र आ रहे हैं, सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन अब क्या होगा, ट्रंप क्या करेंगे, उनकी बयानबाजियां, उनके एक्शन क्या होंगे, फिलहाल इस उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन जो सिनेरियो चल रहा है उससे एक चीज़ तो अच्छी हुई, जो शेयर मार्केट बिल्कुल धड़ाम हो चुका था, आज शेयर मार्केट बूम करता हुआ नजर आया। इसी पर हम समझेंगे कि आखिरकार जियो पॉलिटिक्स इस समय क्या उसकी स्थिति है, शेयर मार्केट की स्थिति क्या है, साथ ही सोना चांदी जो हर लोगों की, हर घरों की लगभग ज़रूरत होती है, तो आज हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी हमारे इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले हम, जैसा हमने बताया कि हम जियो पॉलिटिक्स पर, क्योंकि उसी से सब कुछ डिपेंडेंट है, उसी पर सब निर्भर है, तो क्या चल रहा है। सीज फायर हो गया, लेकिन उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेंशन ऑफ पॉइंट बना हुआ है। अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, ईरान कह रहा है नहीं, उससे फिर भी कंट्रोल होने के बाद भी फिर भी अपने 20 जहाज उसने निकाल लिए चीन के थ्रू। जी, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो सेंटर ऑफ डिस्कशन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है, जो कि पहले न्यूक्लियर डील को लेके था। तो कहीं ना कहीं जो एक पैमाना था वॉर का, वो यहाँ पर चेंज हो गया है और यहाँ पर अब चीन ने एंट्री कर लिया। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 हफ्तों से जो ट्रम्प साहब का रुख है चीन को लेके वो काफ़ी कड़ा हो गया है। उन्होंने क्लियर बोला है कि अगर चीन ने ईरान को हथियार सप्लाई करे तो उनका रुख चीन के लिए काफ़ी और भी सख्त हो जाएगा। वहीं चीन ने भी बोल दिया है कि अगर दोबारा से अमेरिका ने वॉर किया या दोबारा से कोई अनसर्टेनिटी करी तो वो फिर यूएस के अगेंस्ट में खड़ा होता हुआ नजर आएगा। तो दोनों की तरफ से अब बयानबाजी चालू हो गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चीन की एंट्री हो गई है, प्लस यहाँ पे अब जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है। और इसकी वजह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं, हालांकि यूएस दावा जरूर कर रहा है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकआउट कर दिया, नाकाबंदी कर दिया, मगर उसके बावजूद भी ईरान ने अपने यहाँ पे जहाज निकाल लिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये भी दिख रहा है कि दोनों के बीच कुछ तालमेल भी बनता हुआ नजर आ रहा है। पर अगर एक साथ में अगर आप देखेंगे तो अनसर्टेनिटी का माहौल भी यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी जो दोनों के बीच पहली बातचीत थी जो विफल हुई है उसका कारण है। हालांकि दोनों ये भी कह रहे हैं कि दूसरे राउंड की बातचीत करने को तैयार भी हैं। ये दूसरे राउंड की बातचीत कब तक हो सकती है? बोला जा रहा है 2 दिन के बाद इट इज़ पॉसिबल। देखिए बिल्कुल पॉसिबल है, 2 दिन के बाद हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई कंफर्मेशन उस पर नहीं है, केवल ये बातचीत में है कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक चल रहा है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से ट्रम्प साहब का रुख दिख रहा है, देखिए ये तो ज़रूर क्लियर है कि यहाँ पर दोनों ही देश, यूएस, ईरान या इजराइल जो भी हैं, वो अब वॉर से बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि अब उनको लग रहा है कि ये जो वॉर है अगर ये यहाँ पर नहीं थमी तो फिर उसका कोई एंड नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली अब तीनों देश ये चाह रहे हैं, इवन उसके साथ साथ जो भी सऊदी अरेबिया की कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे दुबई हो, या जो भी कंट्रीज है, सब ये चाह रहे हैं कि ये वॉर जल्दी से खत्म हो, जिससे कि उनकी इकोनॉमी वापस पटरी पर आती हुई नजर आए। तो लग नहीं रहा कि अभी कोई ऐसा एग्रेसिव वॉर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि सेकंड राउंड ऑफ बातचीत के अंदर जो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि तीनों ही देश जो हैं, या अगर हम पूरे एक ग्रुप की बात करें मिडिल ईस्ट की, वो चाहते हैं कि ये जो टेंशन है खत्म हो। और इसका जो इम्पैक्ट है मुझे लगता है कि अब आने वाली मार्केट पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, हम इस्लामाबाद में 21 घंटे बातचीत हुई, परिणाम असफल निकला। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये कि बातचीत तो हो, लेकिन कहाँ हो, इस्लामाबाद या जिनेवा? देखिए इस्लामाबाद में मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई देश आना भी नहीं चाहता है। अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, उनका जो बिहेवियर था वो सही नहीं लगा, उनको नहीं लगा वहाँ पर। इन्होंने शायद ऐसा भी था कि वहाँ पे कुछ खाया भी नहीं उन्होंने, ऐसा भी लगा था। तो आई थिंक जो इस्लामाबाद की लोकेशन है वो सही नहीं है। जिनेवा जो है वुड बी अ बेस्ट, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत डील्स होती हुई देखी है। जिनेवा की जो धरती है, जो वहाँ पर डील्स होती है वो बहुत मायने रखती हैं। तो मुझे लगता है कि जिनेवा के अंदर अगर डील होती है तो डेफिनेटली वो फ्रूटफुल होगी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए अब जो देश हैं वो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से वॉर खत्म हो, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड के भाव बढ़े थे, एक इन्फ्लेशन का कंसर्न आया था। क्योंकि ये जो वॉर के बाद अगर आप इकोनॉमिक डेटा देखेंगे, अगर आप यूएस की इकोनॉमी के डेटा देखेंगे, अगर आप चाइना की इकोनॉमी का डेटा देखेंगे, आप ईरान की इकोनॉमी का डेटा देखेंगे, तो सभी डेटा यहाँ पर खराब आते हुए नजर आए। तो सबको ये दिख रहा है कि वॉर की वजह से उनकी इकोनॉमी में एक स्लो डाउन की सिचुएशन कहीं पैदा ना हो जाए, इसलिए वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस वॉर से बाहर निकलें। अच्छा, एक चीज़ और बहुत पॉइंट है कि अमेरिका चाह रहा है कि ईरान बिना शर्तों के साथ घुटने टेके। ईरान ये कह रहा है कि नहीं, हम अपने शर्तों के साथ घुटने टेकेंगे। तो ये जो बातचीत होगी, 2 हफ्तों का सीज फायर है,
तो क्या सीज़फायर को और आगे बढ़ाने के लिए या शर्तों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके युद्ध को ख़त्म करने के लिए बात होगी? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि शर्त कोई मानेगा, क्योंकि दोनों ही अडिग हैं और दोनों में मुझे लगता है कि यहाँ पर शर्त कोई मानेगा कोई नहीं। यहाँ पर हो सकता है कि सीज़ फायर ही आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं कुछ कुछ मुद्दों पे आपको बातचीत देखने को मिलेगी, मगर जहाँ तक सवाल है न्यूक्लियर पावर का, वो मुझे लगता है कि शायद वो अटका रहेगा, क्योंकि ईरान भी नहीं चाहता कि वो क्या जो है न्यूक्लियर पावर से साइड हो। वो भी चाहता है कि उसके पास न्यूक्लियर पावर है, जिससे कि अमेरिका उसके पास दोबारा से हावी ना हो सके। तो अमेरिका को हटाने के लिए या उसको दबाव कम करने के लिए न्यूक्लियर पावर होने का बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं ईरान इस बात पे मानेगा, बट हाँ, वो ज़रूर इस बात पे ज़रूर एग्री करेगा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जो कि कहीं ना कहीं ऑयल और गैस का एक बहुत बड़ा ऐसा पॉइंट है जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक चिंता का विषय है, तो शायद उस पर वो एग्री कर सकता है और वहाँ से जो सप्लाईज़ हैं क्रूड की और गैस की, वो बाकी देशों में स्टार्ट हो सकती है। तीसरा पॉइंट और भी है, लेबनान पर जिस तरह से इजराइल अटैक कर रहा है, वो भी पॉइंट था जिस पर डोनाल्ड ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा था कि लेबनान तो इन शर्तों में है ही नहीं, वो अलग से सब्जेक्ट है। Yes. तो क्या ये जो बात होगी वो लेबनान पर ऐसा नहीं तो फिर से ऐसे अटक जाए? माफ करेगा। देखिए, बिल्कुल अटक सकता है, क्योंकि इजराइल अभी भी अटैक कर रहा है लेबनान के ऊपर में, क्योंकि क्लैरिटी उसको भी नहीं है और वो उस पर कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर यूएस ईरान रुक जाए, मगर इजराइल और लेबनान अगर करते रहे, तो कहीं ऐसा कि दोबारा से वो रुकना ले ले। तो यहाँ पर अगर डिस्कशन होगा तो लेबनान का जो पॉइंट है वो भी यहाँ पर पॉइंट डिस्कशन में होगा कि किस तरीके से इस पूरी ही वॉर को, चाहे वो यूएस ईरान हो, चाहे वो इजराइल लेबनान हो, उसको किस तरीके से पूरी तरह से उसको ख़त्म किया जाए। यहाँ पर एक बार, जैसे कि अमेरिका की हमेशा फितरत रही है, चाहे आप इराक की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वियतनाम की देख लीजिए, अफगानिस्तान की देख लीजिए, कि वहाँ की इकॉनमी को पहले डिस्टर्ब करना, फिर लोगों को सड़कों पर उतारना, फिर अपनी मनचाही वहाँ पर सरकार डिप्यूट करना। यही उसने करना चाहा था ईरान में भी, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं हो पाया। तो अमेरिका चाहता क्या है? देखिए, अमेरिका की एक कंडीशन रही है या उसकी एक स्ट्रेटेजी रही है कि हर एक उस देश को वो एक्वायर करना चाहता है जहाँ पर आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हमने वेनेजुएला को देखा 2 जनवरी को, उन्होंने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट उनको उठा लिया था, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत अच्छा सोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो क्रूड को लेकर हो, चाहे वो वाटर को लेकर हो, चाहे वो न्यूक्लियर को लेकर हो। वहीं अगर आप देखेंगे तो ईरान भी पहले यूएस ने उस पर अटैक किया था, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे थे। अगर आप देखेंगे तो जो ईरान है, यहाँ पर भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इट्स अ वेरी बिग प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल। तो क्रूड अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है, गैस प्रोड्यूस कर रहा है और नेचुरल रिसोर्सेज, यूरेनियम वहाँ पर बहुत सारा है, तो कहीं ना कहीं यूएस चाहता है कि वो इन देशों को कंट्रोल करे, जिससे कि जैसे उसने वेनेजुएला को ऊपर कंट्रोल किया, वैसे उनके ऊपर कंट्रोल करे, जिससे कि जो भी अगर क्रूड खरीद रहे हैं तो वो फिर यूएस के इकोनॉमी में आता हुआ दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं यूएस ये चाहता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज के सेगमेंट्स हैं या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज के देश हैं, उस पर वो पूरा कंट्रोल करे, जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज की जो पावर है वो अमेरिका के हाथ में आ जाए। अच्छा, एक और बहुत मसला चल रहा था नाटो से बाहर निकलने की बात, जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जब वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपने युद्धपोतों को तैनात करना चाहते हैं, नाटो देशों से उन्होंने मदद मांगी लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं किया, तो वो चाहते कि अमेरिका नाटो देशों से अलग रहे। अब एक सुबुगाहट है, एक चर्चा है कि इस्लामिक नाटो के बाद यूरोपियन नाटो का जिक्र हो रहा है, तो क्या ये ऐसा हो रहा है? देखिए, डिस्कशन तो है, मगर मुझे लगता नहीं कि वो सफल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नाटो का एक स्ट्रेटेजी रहता है वो होता है कि एक ग्रुप बना के वो चलते हैं और ग्रुप बनाने के बाद वो किसी भी देश के ऊपर जो है हावी होने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रशिया में भी हमने देखा, वो भी सक्सेस नहीं हो पाया। रशिया यूक्रेन जो वॉर था वहाँ भी नाटो सक्सेस नहीं हो पाया और यहाँ पर यूएस भी जो है वो सक्सेस होने नहीं देगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा जो है यूरोपियन नाटो यहाँ पर बड़ा स्टेप लेगा, क्योंकि देखिए यूरोप की हमेशा से कंडीशन ये रही है, क्योंकि इकोनॉमी वहाँ पर भी स्लो डाउन रहा है, तो वहाँ की इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो ये रही है कि वो हर एक भरसक प्रयास करते हैं कि भाई किसी से शांति वहाँ पर बनी रहे और इकोनॉमी ग्रो करती हुई नजर आए। तो मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन नाटो इतना अग्रेसिवली कुछ काम यहाँ पे कर पाएगा। अच्छा, क्योंकि 27 तारीख तक सीज फायर खत्म हो रहा है, अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति का एक बयान भी आया कि आत्मसमर्पण वो नहीं करेंगे और अमेरिका उनकी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो 28 फरवरी को, फिर 28 अप्रैल को क्या? देखिए, 28 अप्रैल को डेफिनेटली नज़र तो रहेंगी कि भाई यूएस क्या स्टेप लेता है, और मुझे लगता है उससे पहले तो बहुत सारे डेट्स हैं अभी जिसमें अमेरिका कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि देखिए जब हमने देखा था 7 अप्रैल को उन्होंने सीज़फायर अनाउंस किया था, बट 8 तारीख को ही सडनली अटैक्स होने चालू हो गए थे, वॉर होनी चालू हो गई थी। तो इसलिए अभी अगर आप देखेंगे तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये बातचीत 28 तक टिकती है नहीं टिकती। अगर ये बात 28 तक टिक जाती है तो आप समझ लीजिए कि ये आगे भी सीज़फायर कंटिन्यू रहेगा। इंपॉर्टेंट है कि आज से लेकर 28 तारीख तक इतने सारे दिन हैं, इन बीच में ट्रंप का क्या स्टेटमेंट आता है। हालांकि ट्रंप का जो अभी बिहेवियर लग रहा है वो बहुत शांत लग रहा है,
कूल लग रहा है, बट ये कब तक रहेगा नोबडी नोस, क्योंकि वो कभी भी पलट सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम देखिए कि जिस तरीके से अभी बातचीत का माहौल चल रहा है, तो मुझे लगता है अभी वो कूलनेस में है, और अगर ये 28 तारीख तक जाता है तो डेफिनेटली वो सीज फायर की बात करेंगे। इसी पर डिपेंड होता है वॉर से हमने देखा कि तेल महंगे हो गए, गैस महंगी हो गई, शेयर मार्केट धड़ाम हो गए, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो कम हो गई, जो तमाम चीज़ें हम बाहर देशों से लेकर आते थे, इंपोर्ट करवाते थे, वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट महंगी, केमिकल्स और ये सब सारी चीज़ें महंगी हो गई। अब क्योंकि वॉर थोड़ा सा नॉर्मल है, सीज फायर हो गया है, तो अब हम मार्केट की भी बात करते हैं। जी। अभी तक का आज बुधवार का यानी कि 15 अप्रैल का जो मार्केट था वो बूम जिसको हम कहते हैं वो हुआ। कैसे? देखिए ये अगर आप देखेंगे तो अप्रैल का जो महीना चालू हुआ है, यहीं से आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। 1 अप्रैल से ही मार्केट एक पॉजिटिव मूड में था, और हमने देखा था अच्छी रिकवरी यहाँ देखी थी। मुझे ध्यान है 1 अप्रैल के आसपास मार्केट ने करीबन 22,182 का लो बनाया था, और आज करीबन मार्केट 24,200 के आसपास है। करीबन 3,000 पॉइंट की रिकवरी हम निफ्टी में देख चुके हैं। तो एक अच्छी खासी रिकवरी हमने यहाँ पर आती हुई देखी है। मोमेंटम यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। ये केवल इसी वजह से है कि वॉर के लेकर जो एक पॉजिटिव डिस्कशंस हो रहे हैं, या सेकेंड राउंड ऑफ टॉक यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। क्रूड के भाव करीबन 17-18% अपने हाई लेवल से गिर गए हैं, और कहीं ना कहीं रुपी यहाँ पर स्ट्रेंथ लेता हुआ नजर आ रहा है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जो एक सेंटीमेंट है, देखिए मार्केट पूरा सेंटीमेंट का होता है, और यहाँ पे सेंटीमेंट चेंज जो है वो थोड़े पॉजिटिव में चेंज हुए। जो पहले नेगेटिव थे अब वो पॉजिटिव में चेंज हो गए हैं। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट की वजह से हमने पूरे ही बाजारों में खरीदारी आती हुई देखी है। इंपॉर्टेंट है कि डॉलर इंडेक्स जो पहले 100 के आसपास चल रहा था, अब वो 97.90 के आसपास है, 98 के नीचे आ गया है। तो डॉलर का नीचे गिरना ये इंडिकेट करता है कि बाकी एसेट क्लास, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो बिटकॉइन हो या क्रिप्टो करेंसी हो, सभी में तेजी देखने को मिल रही है। तो अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गिरेगा, डॉलर नीचे गिरेगा, तो बाकी एसेट क्लास बढ़ती हुई नजर आएंगी। हाँ, अब क्योंकि म्यूचुअल फंड और एसआईपीज ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इंडियंस जो है वो उसी में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड और एसआईपी कंडीशन इस समय क्या है? देखिए म्यूचुअल फंड और एसआईपी अगर आप देखेंगे तो हालांकि वॉर सिचुएशन था, मगर इस बार अगर आप देखेंगे तो जो मार्च का डेटा आया, फाइनेंशियल क्लोजिंग का डेटा आया, उसमें रिकॉर्ड एसआईपी देखने को मिली है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने जो गिरावट आई थी उसका पूरा यूज़ किया है और हर लोअर लेवल पर खरीदारी करी है। हमने बहुत बड़ा इन्फ्लो एसआईपी के माध्यम से आता हुआ देखा है, ईटीएफ के माध्यम से हमने आता हुआ देखा है, प्लस हमने कहीं ना कहीं सेक्टोरल और इंडेक्स फंड में काफ़ी अच्छा अमाउंट आते हुए देखा है। तो इट मीन्स कि लोगों ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया है, और जो भी गिरावट आई है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। ये हम म्यूचुअल फंड के डेटा को देख के हम बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो निवेशक थे, जो छोटे निवेशक थे, जो एसआईपी कर रहे थे, उन्होंने अपनी एसआईपी को निकाला नहीं है, बल्कि उसके अंदर और फंड डाला है। तो ये शो करता है कि जो डिस्कशंस है वो पॉजिटिव पॉइंट में, और इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ ये शो करता है। तो अचानक से ये मार्केट खराब था, क्या सीज फायर की वजह से? हमने देखा कि अप्रैल से ये मार्केट अच्छा पॉजिटिव संकेत दे रहा है। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो 30 मार्च को मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी। हाँ। उसके बाद मार्केट ने टर्न अराउंड लिया है, और केवल इसी वजह से लिया है क्योंकि सेंटीमेंट यहाँ पे सुधरते हुए नजर आए। देखिए मार्केट का अगर आप देखेंगे तो एक दूसरा आईना सेंटीमेंट है। अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हैं तो मार्केट आपका चलना चालू करता है। सेंटीमेंट जैसे नेगेटिव होंगे आपका मार्केट में तुरंत एक गिरावट देखने को मिलेगी। अगर सेंटीमेंट कैसे चेंज होते हैं, कोई भी स्टेटमेंट आती है तुरंत सेंटीमेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि मार्केट इज़ अ वेरी सेंसिटिव प्रोडक्ट। तो अगर कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट आता है, चाहे वो ईरान की तरफ से हो, चाहे वो यूएस की तरफ से हो या इजराइल की तरफ से हो, तो वो एक मार्केट में नेगेटिव रोल प्ले करेगा। बट अगर आप अभी देखेंगे तो अभी सभी देश, चाहे वो ईरान हो, यूएस हो, इजराइल हो, सभी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, सभी बातचीत करने को तैयार हैं, सभी एक दूसरे की शर्त मानने को भी तैयार हैं। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो सेंटीमेंट है वो यहाँ पर पॉजिटिव हुए हैं। तो सेंटीमेंट का खेल है, और सेंटीमेंट अभी यहाँ पर पॉजिटिव है, जिसकी वजह से मार्केट में रैली आता हुआ दिख रहा है। तो इन्वेस्टर्स ने आज लगभग बम्पर इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टर्स के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा, जिसको लकी डे कहते हैं, वो है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फिर क्या रहेगा? देखिए इन्वेस्टर अगर आप देखेंगे तो मंडे को भी मार्केट अच्छा बंद हुआ था, आज भी मार्केट अच्छा बंद हुआ। मुझे लगता है ये हफ्ता भी आपका पॉजिटिव रहेगा। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में अच्छे सेंटीमेंट्स हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो खरीदारी है वो देखने को मिल रही है। हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया था कि जो सेक्टर्स डिस्काउंटेड हो गए हैं, जो सेक्टर काफ़ी डिस्काउंट पर आपको मिल रहे हैं, आप उसमें निवेश कर सकते हैं, जिसमें उन्हें मेटल, बैंकिंग, डिफेंस सेक्टर, AI, हमने सबके बारे में जिक्र किया था, और सभी में आज यहाँ पर कंटिन्यू रैली होती हुई दिखाई दी। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने पॉडकास्ट सुनकर इन्वेस्टमेंट किया होगा या अपने पोर्टफोलियो को नहीं राह दिखाई होगी, डेफिनेटली वो आज प्रॉफिट में होंगे। मुझे लगता है कि अभी और मार्केट के अंदर अभी टाइम है, अभी और यहाँ पर आपको जो है मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। भाईजान, जैसे हम कह रहे हैं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे कि 2 दिन के बाद
जेनेवा या इस्लामाबाद कहीं पे भी बातचीत होती है, बातचीत नहीं बन पाती है, टसल वैसे ही रहता है, हाँ। तो फिर मार्केट पे असर क्या, फिर इन्वेस्टर्स में क्या करें, क्या निकाल लें अपने पैसों को या रहने दें कुछ टाइम पीरियड के लिए? देखिए मार्केट अभी बिल्कुल जो है शॉर्ट टर्म चल रहा है। मार्केट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वॉइस के ऊपर चल रहा है या ट्वीट्स के ऊपर चल रहा है या कमेंट्स के ऊपर चल रहा है। तो अगर Right. कोई भी नेगेटिव कमेंट आता है तो मुझे लगता है कि निवेशकों को एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिन्होंने निचले लेवल पे खरीदा है, क्योंकि मार्केट अभी ना बहुत सेंसिटिव है और मार्केट इस टाइम बहुत छोटे ट्रेंड में काम कर रहा है, लंबी अवधि का ट्रेंड नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। तो जो निवेशक हैं जो छोटी अवधि के लिए ले रहे हैं उनको डेफिनेटली एक छोटी अवधि में प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए, एटलीस्ट अपने प्रॉफिट को सिक्योर करना चाहिए। Right. क्योंकि अभी जब तक वॉर है तब तक एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में बात करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी जल्दी होगा। हाँ, हालांकि जो स्टॉक्स आपको 30-40% या जो सेक्टर आपको 40-50% के आसपास गिरते हुए मिल रहे हैं उसमें आप जरूर लगा सकते हैं, फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी उसमें आप लगा सकते हैं। बट अगर आपको एक लंबी अवधि का ट्रेंड बनाना है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब तक सेंटीमेंट प्योरली तरीके से सही ना हो जाए तब तक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट को वेट करना चाहिए। अच्छा, बिटकॉइन की भी बात करते हैं हम। हमने देखा जब लड़ाई शुरू हुई तो बिटकॉइन एकदम निचले स्तर पर आ जी, गया, 1 लाख तक अपने हाई स्टैंडर्ड पर पहुंचा था। तो बिटकॉइन का क्या रहने वाला है? देखिए बिटकॉइन एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट असेट है जो कि हालांकि इंडिया में तो रेगुलेटेड नहीं है बट इंटरनेशनल मार्केट में रेगुलेटेड है। तो यहाँ पर अगर निवेशक बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो हमें लगता है कि क्योंकि डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, तो उसका इंपैक्ट आपको बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिल सकता है। तो वहाँ भी आपको उछाल आता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि हमें लगता है कि जिस तरीके से बाकी एसेट क्लास परफॉर्म कर रहे हैं, इक्विटी है, कमोडिटी है, बिटकॉइन, तो वो वहाँ पर भी लगता है कि बिटकॉइन के अंदर भी जो मोमेंटम है वो थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने अच्छी खासी मोमेंटम आती हुई देखी है और एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो बाकी एसेट क्लास के साथ साथ बिटकॉइन में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये हो गई मार्केट की बात। अब हम बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर यानी कि सोना और चांदी की, जो एक टाइम में अपने इतने हाई पर था जो इतिहास में कभी नहीं रहा और उसके बाद लो पर भी गया ड्यूरिंग दी वॉर। अब ये सवाल आ रहा है कि सोना चांदी का रेट हर रोज फ्लक्चुएट होता है, तो ये क्यों हो रहा है? तो वॉर की वजह से तो आप बताएंगे कि वो हो रहा है, लेकिन अभी उसका सिनेरियो कैसा रहने वाला है? देखिए गोल्ड सिल्वर एक तो छोटी अवधि का प्रोडक्ट नहीं है, एक लंबी अवधि का प्रोडक्ट है। अगर आप छोटी अवधि के निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा रुकना चाहिए, बट अगर लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब तो बहुत अच्छा मौका अक्षय तृतीया भी आने वाला है, तो यहाँ पर भी जिन्होंने नहीं अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड सिल्वर में। अक्षय तृतीया ऑस्पिशियस डे होता है और हम देख रहे हैं कि लोगों ने काफ़ी निवेशकों ने गोल्ड ETF, सिल्वर ETF में भी पैसा लगाया, तो वहाँ पर भी अच्छे रिटर्न्स उनको देखने को मिल रहे हैं। हमने अपने पॉडकास्ट में भी कहा था कि जो ETF में लेके बैठे हैं या जिनका लंबी अवधि का व्यू है उनको घबराना नहीं चाहिए, उनको वेट करना चाहिए। तो जिन्होंने वेट किया होगा डेफिनेटली आज उनको एक अच्छा खासा यहाँ पर एक उनके पोर्टफोलियो में रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो लंबी अवधि का व्यू बना के चलिए, लंबी अवधि का कम से कम 3 से 5 साल का अगर आप व्यू बनाते हैं तो आपको गोल्ड ETF, सिल्वर ETF में अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। हालांकि हो सकता है कि ये साल शायद आपको वैसा रिटर्न देखने को ना मिले जैसा हमने 2025 में देखा था, बट ये ज़रूर लग रहा है कि 2026 में भी आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें लंबी अवधि के लिए तो एक पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो क्या अगर हम ये पूछें कि 2026 में सोना क्या 2 लाख तक जाएगा? नहीं, 2 लाख तक तो नहीं जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल है। बट मुझे लगता है कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $5,000 से लेकर $5,200 अभी करीबन $4800 के आसपास है, तो $200 से $300 की रैली जो है वो गोल्ड में आ सकती है। अगर हम इसको डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि 1,60,000, 1,65,000 के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी भी मुझे लगता है कि ऊपर में अगेन एक बार 2,80,000, 3 लाख तक के लेवल को टेस्ट कर सकती है, जो कि करीबन 85 से लेकर $90 के आसपास के लेवल्स होंगे। लेकिन अपने हाई पर एकदम चांदी 4 लाख समथिंग की गई थी, तो वो जा पाएगी आपने? देखिए वो तो एक फोमो था। अच्छा। अगर हम बात करें जिसमें कुछ ऐसा था कि फिजिकल सप्लाई भी शॉर्टेज हो गई थी, तो वैसा फोमो तो शायद मुझे लगता है कि क्रिएट ना हो। मुझे लगता है ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि एक सेंटीमेंट खराब हो जाता है, मार्केट की एक गुडविल खराब होती है एज अ प्रोडक्ट। वो लोग उसको देखते हैं कि भाई क्या प्रोडक्ट है, एकदम से एक दिन से 20,000 रुपये ऊपर, 20,000 रुपये नीचे, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इमेच्योर मार्केट को शो करता है। तो वो अन इंसिडेंट था जो कि चला गया। मुझे लगता है कि वैसा लेवल तो हाँ, वो ये ज़रूर है कि लॉन्ग टर्म में आपको लेवल देखने को मिलेंगे, बट इस साल अगर हम बात करें तो मुझे लगता नहीं कि 2026 में वो आपको लेवल देखने को मिलेंगे। हाँ, ऊपर की तरफ जाएगा, बट 4,20,000 जाना मुझे इम्पॉसिबल लगता है अभी। तो कच्चा तेल और भारत, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि भारत ने अपनी यानी इंडिया ने अपनी एक ऑल्टरनेटिव तैयार कर रखी है। कतर से हमने अपनी सप्लाई बढ़ा दी है, तो अगर ये वॉर रुकता है, नहीं रुकता है, तो हमने ऑल्टरनेटिव बना के रखा। दूसरा ये भी कहा गया है कि
क्योंकि जैसा हमने बताया कच्चे तेल से ही गैस बनती है, जी, एलपीजी जी, और जी, सीएनजी। तो सरकार ने ये भी कहा है कि आप पीएनजी पर ज़्यादा शिफ्ट होइए इन कंपेरिजन ऑफ एलपीजी, ताकि उस पर भार कम हो और उन्हीं को एलपीजी मिल पाए जिसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम क्रूड ऑयल और इसका डिस्कस कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल का क्या है और इंडिया किस तरह से उसमें अब कर रहा है। देखिए, क्रूड के भाव बहुत बड़े हैं और हाँ। क्रूड के भाव जो हैं, जो कंज्यूमिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए नेगेटिव होते हैं। ओके। हम देख रहे हैं कि क्रूड में अभी $120 तक के लेवल गए थे, अभी वापस 90-95 के आसपास लेवल आए हैं। जब से ये हाँ। वॉर में कुछ सीज़ फायर हुआ है, सप्लाई चालू हुई है, तब से क्रूड के भाव कुछ कूल होते हुए नज़र आए हैं। तो दैट इज़ अ पॉइंट कि अभी लगता है कि क्रूड के भावों में आपको कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। हालाँकि अभी हमने देखा है कि जो हमारा अल्टरनेटिव पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कशन होना चालू हुआ है, चाहे कतर हो या ओमान हो, वहाँ से सप्लाई आनी चालू हुई हैं। मगर उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो भी थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आई है। प्राइस थोड़े कंट्रोल में हुए हैं। तो अगर क्रूड के प्राइस कंट्रोल में होते हैं तो इंडियन इकोनॉमी के लिए ये बेनिफिट होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे जो हमारी करंट अकाउंट बास्केट है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट जो है, सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस है वो हमारा क्रूड्स में होता है। अगर हमारा क्रूड का भाव नीचे रहेगा तो हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मेंटेन रहेगी। और करंट अकाउंट डेफिसिट अगर मेंटेन रहेगी तो उसमें फिर टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। देखिए, उससे इन्फ्लेशन हाँ, कंट्रोल होगा। और अभी हमने राइट। देखा भी है कि मोदी जी ने ट्रम्प साहब से बात भी करी है हाँ, क्रूड को लेकर, तो हो पूरे सकता है कि 40 मिनट बात 40 हुई। मिनट बात हाँ। हुई है। देखिए, एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो क्रूड के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हुई है, एनर्जी प्रोडक्ट को लेकर काफ़ी बात हुई है। तो ये शो करता है कि अब हमारे साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं, उनसे सप्लाई आने को तैयार है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं भी आती है सप्लाई तो हमको बाकी पॉइंट से भी सप्लाई यहाँ पर आ सकती है। तो उससे भी हमारे जो कंट्रोल है प्राइस क्रूड के, वो कंट्रोल होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर क्रूड के प्राइस कंट्रोल होंगे तो डेफिनेटली जो हमारा इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहेगा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो हम एग्रीकल्चर में बहुत आगे हो गए हैं, धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई लेवल से ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये है कि अगर क्रूड के भाव बढ़ेंगे तो थोड़ी सी चिंता वाली बात जो है इंडिया को हो सकती है, क्योंकि फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स वो Yes. सब डिपेंड होते हैं उससे, जैसे वैसे तो सारी हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिल्कुल, डिपेंड होते हैं। हाँ, उन तो सब पे इम्पैक्ट आ जाता Yes. है। तो चलिए, ये जो 4 सेगमेंट आज हमने बात की इस पॉडकास्ट में वो बेहद ही अहम है। ये सिर्फ इंटरनेशनल मुद्दा नहीं है, वो नेशनल मुद्दा भी है। क्योंकि अगर इंटरनेशनल वॉर यानी खाड़ी क्षेत्रों में अगर वॉर छिड़ी हुई है, युद्ध हो रहा है, तो उसका असर व्यापक पड़ता है, विश्व पर पड़ता है। इसलिए जो हमने मुद्दे बात किए, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, चाहे वो मार्केट की बात हो, चाहे जियोपॉलिटिक्स की बात हो, चाहे क्रूड ऑयल की बात हो, वो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी से, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ ही इस पॉडकास्ट में फिलहाल अभी लेता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुज गुप्ता जी, मार्केट एक्सपर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने विस्तार से, इतने अच्छे से जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ देखते रहिए, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।